हाँ देखो, तो एक प्रश्न है आपके पास, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को गणितीय रूप से सत्यापित करें। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों को कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसको हम गणितीय रूप से क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम इसको सत्यापित करने के लिए कुछ इस प्रकार से सिद्धांत लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या करते हैं, कोई वस्तु को अगर ऊपर से गिराते हैं, मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर क्या है, स्थित है, जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान जो है वो m है और वह बिंदु A पर मान लिया जाए कि स्थित है। जो फिगर में आपको दिखाया गया है, A बिंदु पर अगर स्थित है, यहाँ पे A बिंदु पर देखें तो इसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान होगा कितना, क्योंकि भाई कुल ऊर्जा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा और आप यांत्रिक ऊर्जा का मान जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होते हैं। तो EP यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A बिंदु पर EP का मान होगा कितना, तो हम वस्तु का द्रव्यमान m माने थे और गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब गिराएंगे तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, g होगा और वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी तल से है कितनी, h है। तो h ऊंचाई पर ये क्या है, वस्तु है आपके पास। अगर h ऊंचाई पर वस्तु है तो यहाँ पे देखिए EP का मान कितना होगा, mgh होगा। EP का मान क्या होगा, mgh हो जाएगा। EP का मान mgh होगा और EK का मान कितना होगा, 0 होगा। EK का मतलब हुआ गतिज ऊर्जा और EP का मतलब हुआ स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ एक बिंदु पर कोई वस्तु स्थित है, तो स्थित है तो यहाँ पे EP यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वहां ऊपर में जाके स्थिर है वस्तु, इसलिए EP का मान mgh और EK का मान कितना हो गया, 0। तो A बिंदु पर अगर देखेंगे तो कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, A बिंदु पर कुल ऊर्जा E1 अगर लेकर चले तो EP प्लस EK होगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा, टोटल यांत्रिक ऊर्जा का मान जो होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होते हैं। तो EP का मान इस पर देखा जाए तो mgh है और EK का मान यहाँ पे कितना है, 0 है। तो टोटल E1 पर मान कितना होगा, mgh हो जाएगा। अब माना कि बिंदु फिर अगर हम मान लिया जाए कि इस वस्तु को यहाँ से छोड़ देते हैं, मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिराते हैं, है ना, तो अगर A बिंदु से वस्तु को वहां पे गुरुत्वीय अधीन क्या किया जाता है, लिखा हुआ है अधीन मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। तो बिंदु यहाँ B पर मान लिया कि इसके कहीं भी बिंदु पर हम इसको माप सकते हैं। तो हम बिंदु B पर इसका मेजर कर रहे हैं कि बिंदु B पर इसकी ऊर्जा का मान कितनी होनी चाहिए। तो ऊर्जा का नियम कहता है कि न तो निर्माण किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो बिंदु B पर भी इसका मान तो यहाँ जितना आपके पास A पर था उतना ही बिंदु B पर भी होना चाहिए। तो B पर हम इसका देखते हैं कि B पर इसका मान कितना होगा। तो B पर भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, जब यहाँ से छोड़े वस्तु को हम तो B बिंदु पर आए तो पृथ्वी तल से इसकी कुल ऊंचाई h थी। तो यहाँ A से छोड़े तो B पर आए तो कुछ दूरी तय किया तो इसको विस्थापन s हुआ। तो मान लिया जाए कि s विस्थापन अगर होता है तो यहाँ पृथ्वी तल से B की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ s तो इसमें घटेगा, h माइनस कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो इसकी आपके पास हाइट जो होगा h माइनस क्या होगा, यहाँ s होगा। तो यहाँ पे EP का मान होता है mgh, तो यहाँ h का मान कितना होगा, h माइनस कितना होगा, s होगा। तो आपका द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, तो mg और क्या होगा, यहाँ h माइनस क्या होगा, s होगा। EP पर यहाँ B बिंदु पर अगर देखा जाए तो EP का मान कितना होगा, mg इंटू h माइनस क्या होगा, s होगा। और यहाँ आपके पास गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, क्योंकि गतिमान अवस्था में है तो यहाँ गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² होता है। तो v² तो यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन वेग समय समीकरण से हम जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस कितना होता है, 2gs होता है। और यहाँ वस्तु प्रारंभिक में इसका स्थिर था तो u का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक में इसका 0 होगा तो v² का मान क्या होगा, 2gs हो जाएगा। जब 2gs होता है तो गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² होता है। तो v² का मान अगर हमें मालूम हो गया तो यहाँ v² का मान पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे v² था 1/2 mv² था, तो v² का मान यहाँ पे कितना हो गया, m2gs आ गया। v² का मान यहाँ 2gs आया है तो v² का मान पुट किए तो 2 से 2 कट गया तो बच गया mgs। अब E का मान कितना हो गया, E के डैश अगर लेकर चले तो E के
डैश का मान हो गया mgS। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा E2 का मान कितना आएगा, तो EP1 EP डैश प्लस कितना हो गया EK डैश। तो यहाँ पे हम EP का मान मेरे पास आया था कितना, EP डैश का मान आया था mg into h minus s, और आपके पास EK का मान कितना आया है mgS। अगर दोनों को जोड़ दें तो कुल यहाँ यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगा। तो यहाँ इसको जोड़ दिए mgS यानी EP प्लस EK, तो EP का मान हो गया mg into h minus s और फिर EK डैश का मान हो गया mgS। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे mgh और फिर यहाँ mgS होगा, यानी mgh को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh मिलेगा और mg को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgs मिलेगा, और फिर आपके पास mgs यहाँ है, तो एक माइनस में और एक क्या हो गया प्लस में, तो यहाँ भी कट करके बचा क्या mgh बचा। अतः हमारे पास E1 बराबर क्या हो गया E2, यानी कि दोनों स्थिति में बिंदु A या बिंदु B पर दोनों स्थिति में E1 और E2 का मान क्या हो गया बराबर हो गया। इस प्रकार हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत गणितीय रूप से प्रमाणित हुआ। धन्यवाद।